गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम HDI इकोनॉमिक्स में BA फाइनल इकोनॉमिक्स में HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि HDI में मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित है। ये जीवन दीर्घता, शिक्षा का स्तर तथा आय या प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद। तो ये 1990 से UNDP यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है UNDP वो 1990 से प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है विभिन्न देशों की। तो एक इसकी UNDP की रिपोर्ट पब्लिश हुई 4 नवंबर 2010 में। नवंबर 2010 और ये अपडेटेड किया गया 10 जून 2011। अपडेटेड किया गया कब? 10 जून। इसमें क्या अपडेट किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये देखेंगे हम। तो जो 2010 में HDR कैलकुलेटेड करने का तरीका था 2010 से पहले, उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो वो देखेंगे। इसके 3 डायमेंशन हमने लिए थे पहले, जीवन दीर्घता या ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ पहला था। ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकंड, इसमें शिक्षा से संबंधित ज्ञान या शिक्षा प्राप्ति एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स में हम क्या लेते हैं? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और थर्ड हम लेते हैं ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का उच्च या अच्छा स्तर, GNI पर कैपिटा। उसमें लेते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इस तरह से HDI का निर्माण होता है। तो 10 जून 2011 को UNDP ने इस HDI निर्माण को थोड़ा अपडेट किया। वो देखेंगे किस तरह से किया। GNI पर कैपिटा, और ये कैसे लेते हैं? GNI कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत परचेजिंग पावर पैरिटी से कैलकुलेट, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड से कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और इसको लेते हैं इन डॉलर में लेते हैं। तो अब देखेंगे किस तरह से ये इंडेक्स निकालेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स पहले इसको लेते हैं फर्स्ट फॉर्म।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन दीर्घता है वो पहला इंडेक्स था हमारा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे इस वीडियो में। इसको इसमें लेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 डिवाइडेड बाई 85 -20। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2010-11 के बाद यूएनडीपी इस तरह से कैलकुलेट करने लगा। तो ये देखो किस तरह से। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 होगी यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी इंडेक्स की वैल्यू 1 आएगी यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 85 है। मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी देश में 85 है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जगह। यहाँ कितना आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 -20 डिवाइडेड बाई 85 -20, ये आ गया 65 डिवाइडेड बाई 65, ये कितना आ गया 1। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यदि किसी देश में 85 है तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कितना आ गया 1। यदि किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 20 है 20 है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो 0 आएगा। इस तरह से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जगह इस एग्जांपल में एलई की जगह क्या लेंगे 20 -20 डिवाइडेड बाई 85 -20, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई 65 0। तो ये जो है यदि किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 85 है तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में एक वैल्यू दी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है इसकी। और यदि किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 20 है, बहुत कम है, तो इसको इसमें 0 वैल्यू दी जाएगी। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मिनिमम है, वर्ल्ड में सबसे कम। तो विभिन्न देशों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। ये 0 और 1 के बीच में होगी। यदि फिर बता रहा हूं मैं किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 20 साल है, 20 वर्ष है, उसकी जो जीवन दीर्घता 20 वर्ष है, एवरेज लाइफ लोगों की 20 वर्ष है, तो उस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स 0 आएगा। और यदि किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बहुत ऊंची यानी कि 85 है 85 तो उसकी वैल्यू 1 आएगी और अन्य देशों की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी। अब देखेंगे एजुकेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, एजुकेशन इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एजुकेशन इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, उसमें ऐड करेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो इस तरह से एजुकेशन इंडेक्स यूएनडीपी निकालता है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखो कैसे निकालेंगे। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स यहां देखो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से। हम
मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स किस तरह से निकालेंगे? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 से क्यों डिवाइड किया? 15 इज द प्रोजेक्टेड मैक्सिमम ऑफ दिस इंडिकेटर। 15 is the projected maximum for of this indicator कब तक? 2025 तक और 2025 तक। इसमें क्या है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे निकालेंगे? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 को यूएनडीपी ने इज द प्रोजेक्टेड मैक्सिमम ऑफ दिस इंडिकेटर फॉर 2025 तक। इसकी जो वैल्यू है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की वो 15 साल मैक्सिमम मानी है। तो यदि किसी देश में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15 साल आते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15 डिवाइडेड बाई 15, तो उसको सबसे उच्च वैल्यू मिलेगी यदि किसी देश में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15 है। इसके साथ जो एजुकेशन इंडेक्स है वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को भी कैलकुलेट करता है। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसको डिवाइड कर देंगे 18 से। 18 क्या है? 18 इज इक्विवेलेंट टू अचीविंग ए मास्टर डिग्री इन मोस्ट कंट्रीज। इसको एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, इसको 18 से डिवाइड किया है। यूएनडीपी ने 18 से क्यों किया है? क्योंकि यह माना जाता है कि ज्यादातर देशों में 18 जो वर्ष की स्कूलिंग है या 18 वर्ष की शिक्षा में मास्टर डिग्री ग्रहण कर लेता है विद्यार्थी, तो इसलिए इसको 18 माना है। तो एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग किसी देश में 18 है तो उसको भी 1 वैल्यू मिलेगी। तो ये निकाल के इन दोनों को एजुकेशनल इंडेक्स निकालने के लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स एंड डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हम एजुकेशन इंडेक्स निकालते हैं। थर्ड इसमें देखेंगे हम इनकम इंडेक्स। आई इनकम इंडेक्स कैसे निकालेंगे? ये देखो, इसमें क्या लेंगे हम? इनकम इंडेक्स में जीएनआई पर कैपिटा लेते हैं। इसमें जीएनआई पर कैपिटा और इसमें से माइनस कर देते हैं 100 और इसको डिवाइड करेंगे 75,000 और इसमें से माइनस कर देते हैं 100। इस तरह से ये निकाला जाता है। जीएनआई पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रति व्यक्ति वास्तविक, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसको माइनस करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाई 75,000 माइनस 100। इसको क्यों लिया है? जो इनकम इंडेक्स है इसकी वैल्यू 1 आएगी यदि किसी देश में जीएनआई पर कैपिटा $75,000 हो, तो
यदि किसी देश में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 100 डॉलर है तो उसका इनकम इंडेक्स सबसे कम 0 आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जिस देश में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 75,000 डॉलर है उसका इनकम इंडेक्स 1 आएगा, सबसे उच्च आएगा। और जिस देश में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 100 डॉलर है उसका जो इनकम इंडेक्स है वो सबसे कम आएगा। तो अब देखेंगे कि ये तीनों इंडेक्स हमने निकाले, तो अब इससे एचडीआई का निर्माण कैसे करेंगे। तो एचडीआई क्या होता है, इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दी थ्री नॉर्मलाइज्ड इंडिकेटर। इसको किस तरह से निकालेंगे, एचडीआई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसमें हम लेंगे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाइड एजुकेशनल इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स। और ये कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 यहाँ लेंगे। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में जितनी यहाँ टर्म होती है वो यहाँ लिया जाता है स्क्वायर रूट में। तो एचडीआई है वो इन तीनों तत्वों का ज्योमेट्रिक मीन है। पहले हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल इंडेक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद इनकम इंडेक्स ज्ञात करेंगे। और ये ज्ञात करने के बाद इन सभी का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमें एचडीआई प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम एचडीआई की वैल्यू। सभी देशों का जो रैंक प्रदान किया जाता है इसमें, और एचडीआई की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच आती है। सभी देशों की एक वैल्यू है वो उच्च वैल्यू मानी जाती है। एचडीआई की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसमें है जो सबसे उच्च वैल्यू किसे मानते हैं हम, 1 को, और लो वैल्यू 0 को। तो 0.800 से लेकर 1 तक है वैल्यू, उसको हम ऊंची वैल्यू मानते हैं। इसमें इसको मानते हैं वेरी हाई वैल्यू। उच्च विकास हुआ होता है उन देशों को ये वैल्यू प्रदान होती है। और बाद में जीरो 0.700 से 799 तक इसको हम हाई वैल्यू मानते हैं। और इससे आगे जो 0.550 है उससे लेकर 0.699 तक इसे हम मीडियम वैल्यू मानते हैं, या एचडीआई में से मीडियम वैल्यू माना जाता है। और 0.350 से 0.549 तक लो वैल्यू। अब जब यूएनडीपी एचडीआई का निर्माण करता है तो वो सभी देशों को 0 से 1 के बीच वैल्यू देता है या वैल्यू प्रदान करता है। और इस वैल्यू में देखेंगे हम कि जो 0 से 1 के बीच वैल्यू प्रदान की जाती है। अब जिन देशों में उच्च मानव विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, उनको इस कैटेगरी में वैल्यू प्रदान होगी। उनमें बहुत ऊंचा विकास माना जाएगा। इस कैटेगरी में वो देश आएंगे जिनमें ऊंचा विकास माना जाएगा। इसमें वो देश लेंगे हम जिनमें मध्यम विकास माना जाता है।
और इस कैटेगरी में लो या निम्न मानव विकास वाले देश शामिल होते हैं। तो इसकी जो रैंकिंग है उसको हम जो 2018 की मानव विकास रिपोर्ट आई थी, ये रिलीज हुई थी 9 दिसंबर 2019 को। दिसंबर 2019 को ये रिलीज हुई और 2018 के डाटा पर ये आधारित थी। तो इसमें फर्स्ट रैंक था, वो था नॉर्वे का। नॉर्वे यूरोप का देश, उसको फर्स्ट रैंक प्रदान किया गया और उसकी जो HDI वैल्यू आई थी वो आई थी 0.954। तो वो इस कैटेगरी में शामिल हुआ, वेरी हाई में। उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ही कम है। सेकंड जो इसमें रैंक था वो था स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड को जो वैल्यू प्रदान की गई वो थी 0.946। ये वैल्यू है वो तीनों इंडिकेटर ज्ञात करके प्रदान की जाती है। कौन कौन से? पहला था उसमें जीवन दीर्घता, दूसरा शिक्षा का स्तर और तीसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। इस तरह से ये दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का था, तीसरा आयरलैंड का था, 15th यूके था और इसकी वैल्यू थी 0.920। इसके आगे हम देखेंगे कि जो अपने जो पड़ोसी देश है उसमें 71 रैंक था श्रीलंका और इसकी जो HDI वैल्यू थी वो थी 0.780। इससे आगे इंडिया का देखेंगे हम। इंडिया था 129 रैंक थी इंडिया की और इसकी HDI वैल्यू थी वो थी 0.647। और जो इससे आगे हैं वो हैं भूटान है, वो 134 रैंक पे है और पाकिस्तान है वो 152 पे है। पाक, इसकी रैंक थी वो थी 0.560 और जो लास्ट देश था, लास्ट रैंकिंग प्रदान की गई वो 189 रैंक है नाइजर को। नाइजर अफ्रीका का देश है और इसकी रैंकिंग थी 0.377। तो इस जो वैल्यू है HDI की, उसके आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग वर्गों में। तो जो नॉर्वे की रैंकिंग से देखो 0.954 है, तो ये वेरी हाई इस वर्ग में आएगा। स्विट्जरलैंड भी इसी वर्ग में आएगा, यूके भी इसी में आएगा। श्रीलंका है वो इस सेकंड वर्ग में आएगा, हाई में, वेरी हाई में नहीं आएगा। इंडिया है वो इसमें आएगा मीडियम वर्ग में और नाइजर है वो इस लास्ट वर्ग में आएगा, लो वर्ग में। तो इस तरह से हम HDI का निर्माण UNDP द्वारा जो किया जाता है वो विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करती है। इसके आधार पर हम विभिन्न देशों के विकास की तुलना भी कर सकते हैं। तो ये आर्थिक विकास का माप, ये लेसन हम कर रहे थे। तो इसमें हम आर्थिक विकास के अलग अलग माप करने के अलग अलग तरीके देखे। एक था पहला राष्ट्रीय आय की वृद्धि द्वारा, दूसरा था प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। इसके बाद जो नए मेथड आए 1945-60 के बाद वो थे, पहला था PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और दूसरा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब हम ये आपके सिलेबस के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और HDI
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीए फाइनल के सिलेबस के अनुसार। तो PQLI और इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ। ये 1970 के अंत में मॉरिस डी मॉरिस अर्थशास्त्री हुए, उनके द्वारा दिया गया और ये UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNDP के द्वारा 1990 के अंत में दिया गया। ये 1970 में मॉरिस डी मॉरिस और ये है वो 1990 में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसके द्वारा दिया गया। इसमें जो हम एलिमेंट या इंडिकेटर लेते हैं वो 3 इसमें लेते हैं। फर्स्ट है शिशु मृत्यु दर, और सेकंड है इसमें शिशु मृत्यु दर। पहली है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरी इसमें लेते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड इसमें हम लेते हैं शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा या साक्षरता। और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और तीसरा शिक्षा या साक्षरता का स्तर है, उसको हम लेते हैं। और जो HDI है इसमें हम पहले लेते हैं जीवन दीर्घता या जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा या ज्ञान या शिक्षा या साक्षरता का स्तर, और आगे प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें शिशु मृत्यु दर तथा जीवन प्रत्याशा ये दोनों सूचकांक लगभग एक जैसे हैं, तो इनको लिया जाता है, ये दोनों एक जैसे सूचकांक है। और इसमें इन दोनों सूचकांकों को जीवन दीर्घता में शामिल कर लिया गया। शिक्षा का जो सूचकांक है, शिक्षा या साक्षरता का, वह दोनों में कॉमन है। और इसमें जो एक कमी थी कि ये प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं करता PQLI, ये कमी HDI में नहीं है। इसने प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को भी अपने में शामिल कर लिया। इससे हमें लोगों की क्रय शक्ति का पता चल जाता है। तो इस तरह से ये आप इसमें मेन डिफरेंस ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना। PQLI और HDI में इसमें ये 3 एलिमेंट हैं, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं। शिक्षा का दोनों में कॉमन है, और जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर ये दोनों PQLI में है, और HDI में जीवन दीर्घता, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको कैलकुलेट UNDP कैसे करता है ये हमने देखा। तो अब ये बात की जाती है कि इन सभी मापों में सबसे अच्छा मापक कौन सा है, तो ये कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि हम समय के एक निश्चित बिंदु पर आर्थिक कल्याण मापना चाहते हैं तो जो आर्थिक विकास मापक हैं वो अच्छे होंगे, और यदि हमारा उद्देश्य दीर्घ काल में किसी देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगाना है तो राष्ट्रीय आय मापक है वो सबसे अच्छा माप होगा। और यदि हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना चाहते हैं तो
PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों माप अच्छे साबित होंगे। तो इस तरह से ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आर्थिक मापक सबसे अच्छा कौन सा है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, आर्थिक विकास का माप। थैंक यू।